चले थोरासेंटेसिस क्या पढ़ रहे थे भी अपना? थोरासेंटेसिस। क्या होता है मंजू थोरासेंटेसिस? जाना पहचाना, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? प्लूरल टैपिंग। क्या होता है मंजू? क्या होता है थोरासेंटेसिस या फिर प्लूरल टैपिंग? बताओ बताओ क्या होता है प्रीति? हाँ जी बता दो, फटाफट बता दो अब। हाँ, थोरासेंटेसिस या फिर प्लूरल टैपिंग क्या होता है? याद कर लो थोड़ा सा, क्या होता है? मीना मीना बताओ। थोरासेंटेसिस का नहीं पता? कैसे भूल गई इतना? हाँ अब पढ़ के बता देंगे मैडम। थोरासेंटेसिस पढ़ के भी नहीं समझ में? क्यों याद नहीं किया क्या आप लोगों ने? पढ़ा नहीं? पढ़ा क्यों नहीं भी? अच्छे से समझाया था ना थोरासेंटेसिस का क्या मतलब है। अगर मान लो ये क्या थे? अपने लंग्स थे। ये क्या थे भी? अपने लंग्स थे। दोनों दोनों लंग्स थे, ठीक है, बनाए थे। यहाँ पे मान लो ये वाला कौन सा था भी? अपना प्लूरल कैविटी, या फिर इसे क्या बोल सकते हो? प्लूरल स्पेस था। यहाँ पे क्या भरा हुआ था? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ था। यहाँ पे क्या भरा हुआ था भी? अपना प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ था। अब क्या हुआ? ये प्लूरल फ्लूइड था कितना? 30 ml। नॉर्मल कितना था अभी? ये 30 ml था। अगर बात करो इसमें प्रोटीन कितनी थी? 1 to 2 ग्राम में पर डे। कितनी प्रोटीन थी भी? 1 to 2 ग्राम में पर डे क्या थी भी? इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट थी। कितना था भी? 30 ml। इसके अंदर क्या भरा हुआ था? फ्लूइड भरा हुआ था। 30 ml इसके अंदर क्या भरा हुआ था भी? फ्लूइड भरा हुआ था। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब मान लो इसके अंदर क्या भर गई? एयर अकोमुलेट हो गई। यहाँ पे क्या हो गई? मान लो एयर अकोमुलेट हो गई, या फिर इसके अंदर क्या भर गया? अभी फ्लूइड भर गया, या फिर इसके अंदर क्या भर गया? फ्लूइड भर गया। जब इसके अंदर फ्लूइड एयर अकोमुलेट हो रही तो इसे क्या बोलोगे? अगर इसके अंदर एयर भर रही है तो इसे क्या बोलोगे? एम्फाइसीमा तो नहीं बोलोगे। अगर इसके अंदर क्या भर रही है? एयर अकोमुलेट हो रही है। इस लंग्स के अंदर क्या भर रही है अभी? एयर, तो इसे क्या बोलोगे? एयर भर रही है तो क्या बोलोगे? ब्लड भर रहा है तो क्या बोलोगे? फ्लूइड भर रहा है तो क्या बोलोगे? अलग अलग बताओ भी सारे। लिखवाया था ना कल परसों? उसमें लिखो, देखो प्लूरल, जहाँ पे प्लूरल फ्लूइड लिखवाया वहां पे देखो प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी लिखवाई है, वहां पे देखो टर्मिनोलॉजी लिखवाई हुई है, क्लिनिकल कोरिलेशन। ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? पढ़ के ही नहीं आई। कल संडे था, कल क्या किया था? पढ़ा नहीं? पीछे वाला रिवीजन कर लेते थोड़ा। पढ़ा था तो फिर ये बताओ, इसके अंदर एयर अकोमुलेट हो रही है तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे? और इसके अंदर क्या भरा है? फ्लूइड भरा है तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे? मीना क्यों? ऐसे ऐसे करने से क्या होगा बताओ? काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। मैंने बोला था ना पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों नहीं पढ़ रहे अभी फिर आप लोग? ठीक है, एयर अकोमुलेट हो रही थी इसे क्या बोलोगे? न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो बताया नहीं था? आगे फ्लूइड अकोमुलेट हो रहे से क्या बोलोगे? प्लूरल इफ्यूजन। और मैंने क्या बताया था? दो अलग अलग चीजें बताई थी। एक तो मैंने क्या बताया था? प्लूरल इफ्यूजन बताया था, ठीक है, और दूसरा कौन सी बताई थी? एक कौन सा बताया था? हाइड्रोथोरैक्स। एक कौन सा बताया था अभी? हाइड्रोथोरैक्स। दो कंडीशन बताई थी, एक तो कौन सा था अभी? अपना प्लूरल इफ्यूजन, और दूसरा कौन सा था? हाइड्रोथोरैक्स। दोनों में डिफरेंस क्या था? गुड मॉर्निंग। क्या भर रहा है? मान लो इसके अंदर क्या भर रहा है?
चलो बताओ, हाइड्रोथोरैक्स में अलग था, एक प्लूरल इफ्यूजन अलग था, दोनों में क्या डिफरेंस था? विकास बताओ, हाइड्रोथोरैक्स और प्लूरल इफ्यूजन में क्या डिफरेंस था? हैं? हाँ, और प्लूरल इफ्यूजन में डिफरेंस बताया था मैंने, क्या डिफरेंस था? मेरे को लगा कल संडे है ना, तो बच्चे इतना याद करके आएंगे कि बस मैं एक वर्ड बोलूंगी, बच्चे 10 वर्ड बता देंगे, और मैं एक बोल रही हूँ, बच्चे 0 बोल रहे हैं। याद किया था, फिर भूल कैसे गए? तो अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो ये अपना कौन सा हो गया? देखो भी, अगर हाइड्रोथोरैक्स किसको बोलोगे? जब इसके अंदर क्या भर रहा है अभी? प्लूरल स्पेस। सॉरी, कौन सा फ्लूइड आ रहा है इसके अंदर? सीरस फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड आ रहा है इसके अंदर? सीरस फ्लूइड तो आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोरैक्स। इसे क्या बोला जाता है अभी? हाइड्रोथोरैक्स। अगर मान लो ये वाला जो फ्लूइड था ना, ये 30 ml था, ये कितना हो गया? मोर देन 50 ml हो गया। मोर देन कितना हो गया अभी? 50 ml हो गया, तो इसे क्या बोलोगे? प्लूरल इफ्यूजन। समझ में आ गया? अगर मान लो इसके अंदर कोई और फ्लूइड आके अकोमुलेट हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है? कोई और, जैसे कि कौन सा वाला फ्लूइड है? सीरस फ्लूइड। कौन से वाला फ्लूइड भाई? सीरस फ्लूइड। अगर इसके अंदर आके अकोमुलेट होने से क्या बोलोगे? हाइड्रोथोरैक्स। इसे क्या बोलोगे भी? हाइड्रोथोरैक्स। अगर मान लो इसी का अमाउंट बढ़ रहा है, यही जो फ्लूइड है ना, इसका अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या बोलोगे? तो इसे क्या बोलोगे? प्लूरल इफ्यूजन। कहां पे ध्यान है अभी आज आप लोगों का? बिल्कुल ध्यान है ही नहीं यहाँ पे क्लास में। चलो थोड़ा सा लंबी सांस लो, गहरी सांस लो एक, और उसके बाद क्लास में आ जाओ। हैं? हाँ, रामदेव का नाम लो, ठीक है, किसी का नाम ले लो, बस क्लास में आ जाओ एक बार। तो इसे क्या बोलते हैं? थोरासेंटेसिस का क्या मतलब है? मान लो इसके अंदर क्या भरी हुई भी? एयर कोमुलेट हो गई या फिर फ्लूइड कोमुलेट हो गया, इसे हमें क्या करना है? रिमूव करना है। इसे हमें क्या करना है? रिमूव करना है। तो हम लोग क्या करें? यहाँ पे निडल डाल रहे हैं, या फिर यहाँ पे क्या डालें? निडल डाल रहे हैं। तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? अपनी थोरासेंटेसिस। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? अपनी थोरासेंटेसिस। अगर आपको क्या करना है? मान लो एयर को रिमूव करना है, आपको किसको रिमूव करना है? एयर को रिमूव करना है। तो आप निडल कहाँ पे डालोगे? कौन से स्पेस में? वेरी गुड, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में। सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में। अगर आपको क्या करना है? फ्लूइड निकालना है, तो कहां पे डालोगे? 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस में। 7th टू 8th इंटरकोस्टल स्पेस में। आपको पता है इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा है? जो रिब्स के बीच में जो स्पेस बच गया, जो रिब्स के बीच में जो स्पेस है, वो अपना कौन सा कहलाता है? इंटरकोस्टल स्पेस। और होते कितने हैं ये? 11 पेयर। होते कितने अभी ये? 11 पेयर। तो अगर मान लो आपको पता है एयर क्या होती है? हल्की होती है। एयर क्या होती है? हल्की होती है। तो आपको क्या करना है? अगर मान लो लंग्स के अंदर क्या भर गई? एयर भर गई। लंग्स के अंदर क्या भर गई भाई? एयर भर गई। तो वो क्या होगी? हल्की होने की वजह से क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। कहां पे होगी? ऊपर होगी। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको कहां पे डालना पड़ेगा? नीडल कहां पे डालनी पड़ेगी आपको? सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में। कहां पे डालनी पड़ेगी भी? सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में। अगर वहीं पे अगर हम बात करें किसकी भी? फ्लूइड इकोमुलेट हो गया। क्या हो गया भाई? फ्लूइड इकोमुलेट हो गया। तो कहां पे डालोगे? 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस में। कौन से भी? 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको क्या करनी है अभी? निडल डालनी होती है। यहां तक पढ़ा था। इंडिकेशन कौन कौन से थे भी इसके? इंडिकेशन कौन कौन से थे? न्यूमोथोरैक्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है? हाइड्रोथोरैक्स को क्या? प्लूरल इफ्यूजन के लिए भी आपको क्या किया जाता है? थोरासेंटेसिस करना है। क्या करना है अभी? थोरासेंटेसिस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या थे इसके? जहां पे क्या हो रखा है? सेलुलाइटिस हो रखा है। मान लो ये वाले कोई क्या थे? कनेक्टिव टिश्यू थे। यहाँ पे क्या थे भी? कोई कनेक्टिव टिश्यू थे, ठीक है। ये मान लो इसके अंदर क्या हो रखा है? कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया। ये जो कनेक्टिव टिश्यू थे इनके अंदर क्या हो गया भाई? इन्फेक्शन हो गया। अब आपको पता है ये वाला इन्फेक्शन अगर आपने क्या डाली? यहाँ पे क्या डाली भी? निडल डाली। यहाँ पे आपने क्या डाली? निडल डाली। तो अब क्या होगा? ये जो इन्फेक्शन था ये किसके अंदर चला जाएगा? लंग्स के अंदर। ये जो इन्फेक्शन था कहाँ पे जा सकता है? लंग्स के अंदर जा सकता है। तो आपको क्या करना है? अगर इसके अंदर क्या हो रखा है? कोई सेलुलाइटिस वगैरह कंडीशन हो रखी है, क्या हो रखा है अभी? कोई सेलुलाइटिस वाली कोई कंडीशन हो रखी है, तो आपको क्या नहीं डालना? कोई क्या नहीं करना आपको? थोरासेंटेसिस नहीं करना। क्या नहीं करना आपको? थोरासेंटेसिस नहीं करना। यहाँ तक समझ में आ गया? कहाँ तक लिख कहाँ तक लिया था अभी? लिख कहाँ तक लिया था? कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख लिया था ना? कौन कौन से? हाँ हाँ, अब हेडिंग डालो रिमूव। अब नेक्स्ट लिखो रिमूव। अगर आपको क्या करनी है? रिमूव करनी है। हाँ, लिखवाए हुए हैं ये पीछे, वहां पे जहाँ पे प्लूरल स्पेस लिखाया था ना, वो वाली हेडिंग लगाओ, वो वाली कॉपी निकालो जहाँ पे आपको प्लूरल स्पेस वगैरह लिखाया था। पर
परसों की क्लास में देख लो, थोड़ा पीछे चले जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ भाई। हाँ उसके आगे देखो लिखाए थे ना सारी। आगे चलो, इससे आगे नहीं इधर आगे चलो मंजू, आगे चलो। हाँ देखो सारे लिखवाए हुए हैं, पढ़ो इसको। हाँ पढ़ो इनको, क्या क्या लिखवा रखा है, एक बार पढ़ो इनको। पढ़ो इनको क्या है भाई, जो डेली करवाती हो ना वो तो पढ़ ही लिया करो आप लोग, ठीक है ना। एक बार पढ़ो इनको क्या क्या लिखा है, वरना ये जो पढ़ा है ना ये समझ में नहीं आएगा, इनको पढ़ो एक बार। चाइलोथोरैक्स क्या था? वेरी गुड, अकोमोलेशन ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड। एम्फाइसीमा क्या था? एम्फाइमा क्या था? अकोमोलेशन ऑफ पस था। इनको सभी को पढ़ो भी एक बार, इनका रीडिंग लो, तब समझ में आएगा थोरासेंटेसिस। जब आपको यही नहीं पता न्यूमोथोरैक्स क्या है, हाइड्रोथोरैक्स क्या है, चाइलोथोरैक्स क्या है, कैसे काम चलेगा अभी फिर। पढ़ लिया। एम्फाइमा क्या है? हाइड्रोथोरैक्स और उसमें प्लूरल इफ्यूजन में क्या डिफरेंस है? हाइड्रो मीन्स फ्लूइड होता है, प्लूरल इफ्यूजन मीन्स फ्लूइड होता है। बताओ, अब बताओ। सीरस फ्लूइड आएगा, प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा? जो कौन सा प्लूरल फ्लूइड है ना वही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा 50 ml से ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है? 30 ml। नॉर्मल कितना होता है अभी? 30 ml, लेकिन इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? 50 ml से ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी? 50 ml से ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों क्या थे? डिफरेंस थे। अब पहले पढ़ो थोरासेंटेसिस, तो मैंने 1-2 लाइन लिखवाई थी आपको, वो वाली पढ़ो पहले। परसों जो लिखवाई थी ना 1-2 लाइन, वो वाली पढ़ो। लगा ली थी मंदी? पीछे वाली क्लास से लगा ली थी सारी? 3 रह गई। आपका हीरा ईरा कितनी लगाई थी? बस उसके बाद लगाई नहीं? क्यों? घर चले गई। अच्छा, अब वाला समझ में आ जाएगा? ओ याद तो रहना है, नहीं समझ में तो सब आ जाता है मैडम, याद नहीं रहता। बाद में नहीं, वो आप क्या करोगे, आज जाते हैं सारी क्लासें लगाओगे आप। पीछे वाली सारी क्लासें आप जिनकी नहीं लगवाई ना वो लगा लेना, क्योंकि पहले वाली क्लासें नहीं लगाई ना तो आगे वाला कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि एनाटॉमी हम लोग वहां पे पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में क्या स्टार्ट होगी? अपनी डिजीज। उसके बाद में क्या स्टार्ट होगी? अपनी डिजीज। एमसीक्यू कर लिए थे? किस किस ने किए थे? सारे हो गए? कोई बात नहीं, बाकी कर तो ले सारे लिए। हाँ दोबारा उनको अगर सारे कंप्लीट हो गए ना दोबारा स्टार्ट कर देना, 1 नंबर से दोबारा। ना आए ना उनको भी एक एक बार पढ़ना, मैं करवा दूंगी। जो ना आए ना वो आपको बोर्ड पे करवा दिए जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, उनको एक बार और पढ़ना, उनको एक बार और पढ़ना। अगर फिर भी ना आए उनके लिए बता देना, बोर्ड पे करवा देंगे वो वाले। पढ़ लिया थोरासेंटेसिस क्या है? थोरासेंटेसिस या प्लूरल टैपिंग रिमूव करना। किसको रिमूव करना? अगर मान लो एयर अकोमोलेट हो गई या फिर उसके अंदर क्या भर गया? फ्लूइड भर गया, उसको क्या करें? रिमूव करें। तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? अपनी थोरासेंटेसिस। क्या कहलाती है? अपनी थोरासेंटेसिस। कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं? न्यूमोथोरैक्स में करते हैं, हाइड्रोथोरैक्स में, प्लूरल इफ्यूजन वाले, या फिर हमें क्या लेना है? कोई ना कोई सैंपल लेना है। मान लो क्या हो गया, लंग्स के अंदर क्या हो रखा है? कोई इन्फेक्शन हो रखा है, और उस इन्फेक्शन का हमें क्या करना है? कल्चर करना है। उस इन्फेक्शन का हमें क्या करना है? कल्चर करना है। तो डायग्नोसिस के पर्पज से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? थोरासेंटेसिस किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लो एयर अकोमोलेट होगी तो नीडल कहाँ पे डालोगे? सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। अगर मान लो क्या हो गया, कौन क्या इकट्ठा हो गया? अपना फ्लूइड इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो कहाँ पे डालोगे? 7 और 8 पे। क्यों भाई? क्योंकि एयर क्या होती है? हल्की होती है, वो क्या रहेगी? ऊपर की तरफ रहेगी। और जो अपनी कौन सी है?
अगर बात करें कौन सी वाली रहेगी, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होगा, भारी होगा, वो क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, तो ये वाली हो गई। तो नेक्स्ट लिखो अभी जस्ट, रिमूव एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस, रिमूव एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस। इसकी बहुत ज्यादा लाइट आ रही है आज, पता नहीं क्या हो गया, इससे ज्यादा कर रखी है क्या, गर्मी लग रही है। रिमूव एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस है, तो क्या करना पड़ेगा, कौन से पे, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में क्या करो, निडल इंसर्शन। क्या करो, निडल इंसर्शन। थोड़ा सेंटेंसेस के अंदर इस तरीके से एरो लगा के लिख लो। हाँ, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बाद में लिखो, एरो लगा के लिख लेना। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बाद में एरो लगा के लिख लेना। रिमूव क्या करना है, ब्लड या फिर फ्लूइड। तो नीडल कहाँ पे डालोगे, नीडल कहाँ पे इंसर्ट करनी है, 7 और 8th इंटरकोस्टल स्पेस। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस। हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी इनसे, हर बार क्वेश्चन आता है। बस थोड़ा सा आपको क्या रखना है, कंसेप्ट क्लियर रखने हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट अच्छे होंगे ना तो फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे भी, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। अब लिखो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, अब लिखो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। नीडल 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस, 7th और 8th इंटरकोस्टल स्पेस। हाँ, अब हेडिंग डालो कॉम्प्लिकेशन। कप में मत देना। अब लिखो कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सोचो भाई। देखो भाई, ये अपना क्या है, लंग्स है, ये अपने लंग्स है दोनों के दोनों। अब आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या इंसर्ट कर रहे हो, अभी नीडल इंसर्ट कर रहे हो, इस वाले स्पेस के अंदर क्या कर रहे हो, नीडल इंसर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, पंचर होगा, यहाँ पे क्या होगा, पंचर होगा। तो ये वाली एयर यहाँ पे क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है ना, तो ये वाली एयर क्या आ सकती है, इसके अंदर आ सकती है। तो एक तो कौन सा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन, इसका न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स। एक कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया इसका, न्यूमोथोरैक्स। दूसरा कौन सा हो गया, अगर मान लो हम लोगों ने क्या कर दिया, कोई ना कोई क्या हुआ, कॉम्प्लिकेशन हो गया, कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे दूसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है, प्लूरल इफ्यूजन। हम लोगों ने क्या नहीं की, कोई एंटीसेप्टिक वगैरह जो कौन सी थी अपनी क्लीन टेक्निक यूज करनी थी वो तो हमने की नहीं, वैसे इंसर्ट कर दिया, तो वहां पे क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। जहां पे इन्फेक्शन हुआ वहां पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। जहां पे इन्फ्लामेशन हुआ वहां पे क्या हुआ, एडिमा हुआ। और कौन सा हो गया, लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, मान लो ये वाला फ्लूइड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे क्या बोलोगे, प्लूरल इफ्यूजन। तीसरा और कौन सी कंडीशन हो सकती है, ब्लीडिंग। मान लो आपको नीडल की साइज का पता नहीं था अच्छे से, जो लेनी कुछ और थी, साइज ले कुछ और ली, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, आपको ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन। ये क्या होते हैं भी, कॉम्प्लिकेशन। अब लिखो नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर अपनी क्या क्या केयर है, कौन कौन सी आपको पोजीशन देनी है पेशेंट को, बिफोर और आफ्टर, ड्यूरिंग कौन कौन से हमें पोजीशन देनी होती है। तो अब लिखो नर्सिंग केयर, लिख लो। ये बनाए हुए वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस इन तीनों को ही लिख लो एक बार, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन और ब्लीडिंग, न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन और ब्लीडिंग, ठीक है। अब लिखो नर्सिंग प्रायोरिटी। ये वाले क्वेश्चन जैसे जीएमसीएच वगैरह के आपके एग्जाम है ना, तो वहां पे आते हैं नर्सिंग प्रायोरिटी के 30% पोर्शन उसने अलग ही दे रखा है, 30% पोर्शन इसने अलग ही दे रखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस के। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर क्या है, नर्सिंग प्रायोरिटी। आप एज ए नर्स आपका क्या काम है, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो
नर्सिंग केयर। पहले तो क्या बोलना है पेशेंट को कि जब हम क्या करें, आपका प्लूरल टैपिंग की जा रही है तो ड्यूरिंग आपको क्या नहीं करना, कोई कफ वगैरह नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेशेंट ने क्या किया, कफ किया, वैसे ही क्या लगा, प्रेशर लगा, तो जो हम लोगों ने नीडल डाली है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। वो क्या हो जाएगी भी, बाहर निकल जाएगी। तो पेशेंट को पहले, सबसे पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड कफ। कब? ड्यूरिंग कफ, ड्यूरिंग अवॉइड कफ ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है। दूसरी पोजीशन कौन सी बताई थी भी मैंने, पोजीशन कौन सी बताई थी मैंने, इमेज दिखाई थी ना। आपका पूरा ध्यान तो इधर पड़ा है, इधर देख लो थोड़ा सा। कौन सी दोगे, स्पोर्टेड सीटिंग पोजीशन, स्पोर्टेड आज एयर जो हवा चल रही है ना वो बहुत अजीब सी चल रही है ना, जैसे हाँ उस एयर के अंदर पता ही नहीं, ऐसा है कि चल रहे हैं ना तो पसीना हो रहा है उसके अंदर, है ना। विद आर्म एंड स्पोर्टेड सीटिंग पोजीशन, विद आर्म एंड एल्बो supported on cardiac table। ऑन कार्डियक टेबल, ठीक है। कार्डियक टेबल पे अगर मान लो कोई पेशेंट क्या नहीं है भी, कोई पेशेंट क्या नहीं है चलने फिरने में, अगर मान लो कोई पेशेंट क्या नहीं है भी, ये वाली पोजीशन नहीं ले सकता, कोई पेशेंट ऐसा है जो क्या नहीं कर सकता भी, ये वाली पोजीशन नहीं ले सकता, तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को, या तो क्या दे दो, सुपाइन पोजीशन दे दो, या फिर उसको क्या दे दो, लैटरल रिकम्बेंट। लैटरल रिकम्बेंट का क्या मतलब, रिकम्बेंट पोजीशन का तो पता ही है ना सबको, रिकम्बेंट पोजीशन का पता है ना, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन कौन सी होती है, पेशेंट को डायरेक्ट यूं लेटाना होता है और फिर उसको बोलना है कि घुटने मोड़ लो, क्या कर लो, घुटने मोड़ के जो लेटता ना वो वाली कौन सी होगी, तो इसके अंदर कौन सी दे दोगे, पेशेंट को लैटरल रिकम्बेंट पोजीशन दे देंगे, पेशेंट को क्या कर देंगे, लैटरल पोजीशन दे देंगे, ताकि जहाँ पे क्या करना है हमें फ्लूइड को या फिर एयर को क्या करना है, रिमूव करना है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये पोजीशन किसके अंदर देंगे, जो क्या है वेल सपोर्टेड पेशेंट है। मान लो कोई पेशेंट किसका है, कोमा के अंदर है, कोई पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस है, तो उसको ये वाली पोजीशन देना थोड़ा सा क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो इसके अंदर लिखो इफ एनेबल, if enable then give इसकी ब्राइटनेस कम कर दो थोड़ी, if enable then give, if enable then give lateral recumbent or supine position, lateral recumbent or supine position, lateral लैटरल रिकमेंड, और कौन सी पोजीशन दोगे भी, सुपाइन पोजीशन, लैटरल रिकमेंड या फिर सुपाइन पोजीशन हम पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। अब देखो आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर हमें कौन सी पोजीशन देनी है, जब देखो भाई हम लोगों ने क्या किया भाई, अपोजिट साइड पोजीशन देंगे, क्या देंगे भी, अपोजिट साइड पोजीशन देंगे। क्यों, जैसे कि मान लिया हम लोगों ने क्या किया, रिमूव ये वाला लंग्स था, ये वाला क्या था भाई, लंग्स था, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया अभी, एयर को या फिर फ्लूइड को एक्युमुलेट किया है, और आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको इस वाले साइड से लिटा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा।
प्रेशर क्या होगा अभी इंक्रीज होगा, तो वह वाली क्या हो सकती है कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है अपोजिट साइड लेटाना है पेशेंट को। हमेशा मान लो आपको कोई भी क्या रखनी होती है ध्यान रखनी होती है लीवर बायोप्सी को छोड़ के। लीवर बायोप्सी में क्या करना होता है हमें, जिस साइड में हम लोगों ने लीवर बायोप्सी किया ना उसी साइड में पेशेंट को लेटाना है। लेकिन बाकी जितनी भी प्रोसीजर आती है ना उसमें क्या करना है, मान लो कैटरेक्ट की हम लोग क्या करें सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है, कोई और हम लोग क्या किया सर्जरी करें, तो हमें हमेशा में कौन सा लेटाना होता है पेशेंट को अपोजिट साइड में। आफ्टर प्रोसीजर क्या करना होता है हमें अपोजिट साइड में लेटाना होता है। किसको छोड़ के, लीवर बायोप्सी को छोड़, किसको छोड़ के भी, लीवर बायोप्सी को छोड़ के आपको क्या करना होता है हमेशा अपोजिट साइड में पेशेंट को लेटाना होता है। तो इसके अंदर लिखो पोजिशन ऑन अपोजिट साइड फॉर 1 आवर। तो आफ्टर प्रोसीजर के अंदर लिखो पोजीशन ऑन अपोजिट साइड फॉर 1 आवर्स। कितने घंटे तक भी, 1 घंटे तक। एंड इसको क्या करेंगे सीलिंग विद एंड सीलिंग विद कॉटन बैंडेज और किसकी टिंचर बेंजोइन, टिंचर बेंजोइन। टिंचर बेंजोइन, टिंचर बेंजोइन का हमें क्या लेना है सॉल्यूशन लेना है। और जो हम लोगों ने क्या बनाया है कॉटन बैंडेज, हाँ कॉटन का बैंडेज लेना है। टिंचर बेंजोइन का क्या बनाना है हमें सॉल्यूशन बनाना है। और जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया पंचर किया है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है पंचर किया है उस साइड को क्या कर देंगे सील कर देंगे, ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह होने का क्या हो जाए चांसेस कम हो जाए। तो वो आपके क्वेश्चन आता है कि कौन सा सॉल्यूशन के द्वारा इसको क्या किया जाता है सील किया जाता है। तो कौन से नाम क्या है टिंचर बेंजोइन, नाम क्या है उस सॉल्यूशन का टिंचर बेंजोइन। टिंचर बेंजोइन के द्वारा हम लोग क्या करेंगे इसको सील कर देंगे, इसको क्या कर देंगे भी सील कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लंग बायोप्सी। अब बात करते हैं किसके बारे में भी लंग बायोप्सी के बारे में। लंग बायोप्सी का क्या मतलब है, हम लोग क्या ले रहे हैं कोई सेल और टिश्यू का सैंपल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं सेल और टिश्यू का सैंपल ले रहे हैं, किसके लिए साइटोलॉजिकल स्टडी के लिए। किसके लिए ले रहे हैं साइटोलॉजिकल, ताकि हम लोग क्या कर सकें उस सेल की स्टडी कर सके। आपको पता है जब क्या होती है कैंसर है, कैंसर का क्या मतलब है जो सेल का डिवीजन हो रहा है, जो सेल डिवीजन हो रही है वो क्या होने लग जाती है अब नॉर्मली। मान लो नॉर्मल सेल डिवीजन होती रहती है लगातार जो चलता रहता है प्रोसेस, लेकिन कैंसर वाली कंडीशन में क्या देखने को मिलता है जो सेल है वो अब नॉर्मल डिवाइड होने लग जाती है। तो उसकी वजह से जो सेल है उनका क्या बढ़ने लग जाता है प्रोलिफरेशन होने लग जाएगा। तो लीवर बायोप्सी के अंदर क्या किया जाता है अभी हमें सेल का कोई ना कोई सैंपल लेना है, सेल का क्या लेना होता है सैंपल लेना होता है। फिर हम क्या करते हैं उसकी साइटोलॉजिकल स्टडी करते हैं। उसके बाद की क्या की जाती है उसकी साइटोलॉजिकल स्टडी की जाती है, ताकि हम लोग किसको क्या कर सके स्टडी कर सके किसकी सेल की, किसकी भी सेल की। अब हम बात करें किसके बारे में लीवर बायोप्सी के बारे में। लीवर का क्या ले रहे हैं सेल का सैंपल ले रहे हैं, उसकी क्या करें स्टडी करें। तो उसके दौरान हमें क्या किन 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 बातों का ध्यान रखना होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो लीवर बायोप्सी। बट अभी जस्ट क्या पढ़ा है, अभी जस्ट क्या पढ़ा है थोरासेंटिस। होता क्या है, होता क्या है जब एयर या फिर फ्लूइड क्या होगी लंग्स के अंदर अकोमुलेट होगी तो उसे हम लोग क्या करें निडल के द्वारा क्या करें उसको रिमूव करें। तो ये अपना क्या कहलाता है थोरासेंटेसिस। निडल कौन सी बात करें अगर एयर अकोमुलेट हो रही है तो निडल कहाँ पे डालोगे 2 एंड 3rd इंटरकोस्टल स्पेस पे। अगर फ्लूइड अकोमुलेट हो रहा है तो एयर कहाँ पे डालोगे 7 और 8th पे। कहाँ पे डालोगे 7th और 8th पे। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा इसके अंदर पोजीशन कौन सी दोगे है सीटिंग देंगे, सीटिंग देंगे विद क्या देंगे स्पोर्टेड पोजीशन, सीटिंग देंगे विद क्या देंगे स्पोर्टेड पोजीशन। अगर पेशेंट क्या है अनकॉन्शियस है, क्या है अनकॉन्शियस है तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे लैटरल रिकमेंड पोजीशन, या फिर उसको कौन सी पोजीशन देंगे सुपाइन पोजीशन। लैटरल रिकमेंड पोजीशन या फिर कौन सी देंगे उसको सुपाइन पोजीशन हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और कौन से सॉल्यूशन के द्वारा उसके जो हम लोगों ने पंचर साइड को क्या करना है टिंचर बेंजोइन। कौन सा है भी टिंचर बेंजोइन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो लीवर बायोप्सी। नीडल का साइज, साइज इसके अंदर देखते हो एक बार, उसमें सर ने बताया नहीं इसमें नीडल साइज थोड़ा सिंथेसिस करवाया नहीं क्या सर ने।
25 गोज की, 20 से 22 गोज के बीच में भी ले सकते हैं, और कितने गोज की, 25 गोज की, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो गया, थोड़ा सेंटेंस। अब लिखो लीवर बायोप्सी, सॉरी लंग बायोप्सी। लंग बायोप्सी, इसके अंदर लिखो ट्रांसब्रोकियल बायोप्सी ए, ट्रांसब्रोकियल बायोप्सी और ट्रांसब्रोकियल नीडल एस्पिरेशन टू ऑब्टेन needle aspiration to obtain tissue for cytological examination, tissue for cytological examination, tissue for टिश्यू फोर, क्या बोल रहे हैं भाई, ट्रांसब्रोंकियल। हम लोग क्या लेंगे, ब्रोंकाई के थ्रू, किसके थ्रू भी, ब्रोंकाई के थ्रू हमें क्या लेना होता है, सैंपल लेना होता है। ट्रांसब्रोंकियल क्या कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। ट्रांसब्रोंकियल हम लोगों ने सैंपल लिया, फिर ट्रांसब्रोंकियल हम लोगों ने क्या किया, नीडल एस्पिरेशन किया। हम लोगों ने क्या किया अभी, नीडल एस्पिरेशन किया। ये वाला अपना क्या था, लंग्स था, ये वाली हमारी क्या थी भी, ब्रोंकाई थी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से नीडल एस्पिरेट करेंगे भी। इस मार्ग के थ्रू क्या किया जाता है अभी, नीडल को एस्पिरेट करना है। हमें क्या करना है, नीडल को इंसर्ट करना है। यूं नहीं कि डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे नीडल डाली, सैंपल ले लिया। तो हमें क्या करना है, ब्रोंकाई के थ्रू हमें क्या करना होता है अभी, ब्रोंकाई के थ्रू हमें क्या लेना होता है, इसका सैंपल लेना होता है। तो ये अपना कौन सा कहलाता है, ट्रांसब्रोकियल बायोप्सी या फिर ट्रांसब्रोकियल नीडल एस्पिरेशन। तो ये अपनी कौन सी है, लंग बायोप्सी। तो आपको क्या करना है, एक ओपन लंग, दो प्रकार की पढ़ी थी ना हम लोगों ने, एक तो कौन सी थी, एक्सीजनल थी, एक कौन सी थी, इनसीजनल थी। दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या बताया था मैंने, क्या पढ़ा रही थी जब, स्किन पढ़ा रही थी, स्किन पढ़ा रही थी उस टाइम में। पुराने बच्चे ही हैं सारे, बताओ। एक तो मैंने क्या बताई थी, इनसीजनल बताई थी बायोप्सी, एक कौन सी थी, एक्सीजनल बायोप्सी थी। दोनों में क्या डिफरेंस था, हाँ, और वैसे नहीं जी, एक्सीजनल का क्या, इंसीजनल का क्या मतलब, छोटा सा हम लोगों ने क्या लगाया, कोई ट्यूमर में इंसीजन लगाया और उस ट्यूमर का क्या ले लिया हम लोगों ने, सैंपल ले लिया। एक्सीजनल का क्या मतलब है, हम लोगों ने क्या किया, मान लो पूरी की पूरी छोटी सी कोई स्किन के ऊपर क्या थी, छोटी सी कोई ट्यूमर थी, और उस ट्यूमर को क्या करें, पूरी को पूरी रिमूव कर लिया, पूरी ट्यूमर को क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, और उसके बाद में उसको सैंपल के लिए भेज लिया। इसका मतलब क्या है, एक्सीजनल। और इनसीजनल का क्या मतलब, छोटा सा क्या लगाया, ट्यूमर में इंसीजन लगाया और फिर क्या कर रहे हैं, उसका सैंपल ले रहे हैं, फिर क्या करें, उसका सैंपल ले रहे हैं। तो ये अपनी कौन सी कहलाती थी, इनसीजनल और एक्सीजनल। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस तरीके से एरो लगा के लिखते जाना, एन ओपन लंग बायोप्सी प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन ओटी। कहाँ पे परफॉर्म करनी होती है, ओटी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं प्री प्रोसीजर। प्री प्रोसीजर क्या क्या करने होते हैं, मतलब प्रोसीजर से पहले, सबसे पहले तो हमें क्या लेना होता है, पेशेंट का कंसेंट लेना होता है। अभी सबसे पहले क्या लेंगे, पेशेंट को कंसेंट लेंगे। दूसरा क्या रखना होता है, उसको एनपीओ रखना होता है। 4 से 6 घंटे से पहले क्या करना होता है, उसको एनपीओ रखना होता है। उसके बाद क्या करोगे, आपको अगर एनेस्थीसिया वगैरह लगाना है तो लोकल एनेस्थीसिया वगैरह हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नॉर्मल सी बातें हैं, उसको लिख लो। कंसेंट लेने का हक किसके पास में है, कंसेंट टेकन बाई सर्जन। कभी भी नर्स मत लिखिए आना। कौन लेता है हमेशा कंसेंट, सर्जन लेता है। कौन लेता है हमेशा, सर्जन लेता है। ऑप्शन में आएगा कौन कौन से, कौन कंसेंट टेकन बाई, ए ऑप्शन में होगा नर्स, बी ऑप्शन में होगा सर्जन, सी ऑप्शन में होगा एनेस्थीसिस्ट, एनेस्थीसिस्ट। अगर वाला डी ऑप्शन में होगा, कोई भी ले सकता है। तो वहां पे अगर बात करें किसकी भी, आपकी
कंसेंट की, तो कंसेंट कौन सा ले सकता है, सर्जन। दूसरा लिखो मेंटेन चार से 6 घंटे तक हमें क्या रखना है, पेशेंट को मेंटेन करके रखना है। और कौन सा देंगे, गिव जनरल एनेस्थीसिया। हाँ, नन पर ओरल स्टेटस 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे तक पेशेंट को क्या रखो, एनपीओ रखो भी। क्या रखना है आपको, एनपीओ रखना है, ठीक है। अब लिखो पोस्ट ऑपरेटिव। हो गया। अब लिखो पोस्ट ऑपरेटिव। लिख लिया। अब लिखो पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव क्या क्या करना है आपको, एक तो पेशेंट के वाइटल साइन लगातार चेक करनी है। अभी पेशेंट की क्या करनी होती है, वाइटल साइन लगातार चेक करने होते हैं। दूसरी कौन सी, लंग की क्या करें, अभी बायोप्सी कर रहे हैं, लंग की क्या कर रहे हैं, बायोप्सी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है अभी पेशेंट को, अगर कोई रेस्पिरेटरी डिप्रेस वगैरह हुआ, ऐसा कोई कंडीशन देखने को मिली जिसके अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट को सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है, या फिर कोई न्यूमोथोरैक्स वाली कंडीशन हो रही है, या फिर कोई हाइड्रोथोरैक्स वाली कंडीशन हो रही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपको क्या करना है, नोटिफाई द फिजिशियन। फिजिशियन को जाके क्या करोगे आप, नोटिफाई करोगे। तो पहले लिखो, सबसे पहले कौन सा लिखोगे भी, मॉनिटर वाइटल साइन। पहला क्या करोगे, मॉनिटर वाइटल साइन, मॉनिटर मॉनिटर वाइटल साइन, ठीक है। दूसरा क्या करोगे, अप्लाई ड्रेसिंग टू बायोप्सी साइट, अप्लाई ड्रेसिंग इन बायोप्सी साइट। इफ ओपन लंग बायोप्सी डन, इफ ओपन लंग बायोप्सी डन, इफ ओपन लंग बायोप्सी डन, ठीक है। तीसरी क्या करनी है आपको, इफ एनी साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस if any sign of respiratory distress notify the physician। फिजिशियन को क्या करना है आपको, नोटिफाई करना है, ठीक है। हो गया। अब एक और लिख लो, मॉनिटर साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स और एयर एम्बोलिज्म। क्या साइन करना है हमें, एयर एम्बोलिज्म को करना है साइन, मॉनिटर। तीसरा लिखो, मॉनिटर, हाँ कोई ना, चौथा लिखो, साइन ऑफ न्यूमोथोरैक्स एंड notify the physician। नोटिफाई द फिजिशियन, किसको नोटिफाई करना है आपको, फिजिशियन को। किसको नोटिफाई करना है, फिजिशियन को। एंड एयर एम्बोलिज्म, मान लो एयर एम्बोलिज्म का क्या मतलब है, एम्बोलाई बन रहा है, एयर का क्या बना है, लंग्स के अंदर एम्बोलाई बन रहा है, तो वो अपना कौन सा कहलाता है, एयर एम्बोलिज्म। तो ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो क्या कर दो, फिजिशियन को नोटिफाई कर दो।
एक नेक्स्ट अपना कौन सा, ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं अभी अपने, डायग्नोसिस। क्या चल रहे हैं, डायग्नोसिस। क्या क्या डायग्नोसिस पढ़ा, सबसे पहले कौन सा पढ़ा अभी, थोरासेंटेसिस। कौन सा पढ़ा, थोरासेंटेसिस। उसके बाद में क्या किया, लीवर बायोप्सी। अब क्या, अब कौन सी करेंगे भी, स्किन टेस्ट। जैसे कि कोई लंग्स की कोई डिजीज है, जैसे टीबी वगैरह होती है, उसके अंदर किया जाता है ना स्किन टेस्ट। कितने डिग्री पे करते हैं, 90। वेरी गुड, करोगे नाम रोशन। ठीक है, कितने डिग्री पे करना है, 15 डिग्री पे। कौन से रूट के द्वारा, इंट्राडर्मल। कौन से के द्वारा, इंट्राडर्मल। तो अब बात, अब नेक्स्ट लिखो स्किन टेस्ट। मान लो कोई किसकी टेस्ट करना है हमें, कोई भी पल्मोनरी डिजीज है जैसे टीबी वगैरह हो गया, उसका क्या करना है हमें, स्किन टेस्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो स्किन टेस्ट। ये सारे क्या चल रहे हैं अपनी, डायग्नोसिस। स्किन टेस्ट क्यों करते हैं, कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी को देखने के लिए, कोई भी एलर्जी कंडीशन को देखने के लिए क्या किया जाता है, स्किन टेस्ट। यूज इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू हेल्प, यूज इंट्राडर्मल कितने पे लगता है अभी, 15 डिग्री पे। यूज इंट्राडर्मल इंजेक्शन, यूज इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू हेल्प डायग्नोसिस ऑफ various infectious disease। पीछे वाला पढ़ लिया क्या सभी ने, याद हो गया था क्या, डिटरमाइन फेरिंग्स की लेंथ कितनी होती है, वेरी गुड। लैरिंग्स की, ट्रेकिया की, ट्रेकिया की, वेरी गुड, याद हो गया सारी चीजें, सही है। नेक्स्ट हेडिंग डाल, नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, अप्लाई इंजेक्शन एट अपर, अप्लाई इंजेक्शन एट अपर 1/3, अपर 1/3 ऑफ inner surface of left arm, inner surface of left arm, inner surface of left arm। और क्या ध्यान रखनी है, सर्कल और मार्क इंजेक्शन साइट, जहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, इंजेक्शन लगाया, वहाँ पे क्या कर दो, सर्किल बना दो। ठीक है, कहीं आप भूल गए सर्किल बनाया नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मान लो राइट हैंड कौन सा होता है अपना, डोमिनेट हैंड होता है। राइट हैंड ऑलवेज कौन सा होता है अपना, डोमिनेट। मोस्टली पीपल क्या करते हैं अभी, राइट हैंड से काम करते हैं, सबको पता है। अब मान लो हम लोगों ने क्या कर दिया, राइट पे लगा दिया, और कोई क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कोई क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो राइट हैंड तो काम करना बंद कर देगा। तो ये वाला कौन सा था अपना, डोमिनेट हैंड था। तो उसके क्या हो गया, जितने दिन वो कॉम्प्लिकेशन रहा, जितने दिन उसको वो क्या रही, तकलीफ रही, तो उतने दिन वो काम तो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए कौन से पे लगा देते हैं, लेफ्ट पे। लगाने को तो कौन से पे लगा दो, वो वाली कोई बड़ी बात नहीं है कि राइट पे लगा रहे हैं या लेफ्ट पे लगा रहे हैं, लेकिन अपना पता है मोस्टली लोगों के हैंड कौन से होते हैं, राइट हैंडेड होंगे। अगर मान लो कोई लगा भी दिया, कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी गया, तो क्या हो जाएगा अभी, वो अपना जो राइट हैंड था वो तो रुक जाएगा। तो इसीलिए क्या लगा दिया, लेफ्ट पे लगा देते हैं। इसलिए कौन से पे लगा देते हैं, अभी लेफ्ट पे लगा दिया जाता है। तो नेक्स्ट लिखो भी, एरो लगा के लिखते जाना। क्या लिखोगे भी, सर्किल एंड मार्क इंजेक्शन टेस्ट साइट, सर्किल एंड मार्क इंजेक्शन या फिर टेस्ट साइट। क्या करना है, सर्किल और मार्क करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टेस्ट टाइम डेट, डॉक्यूमेंट टेस्ट टाइम डेट एंड टेस्ट साइट, एंड टेस्ट साइट। आप लोग सोचोगे कि हाँ हम तो याद रख लेंगे इस पेशेंट को क्या किया है, कब लगाया था, कितने टाइम तक चेक करना है, लेकिन पेशेंट क्या आते हैं, बहुत आते हैं। तो उसकी फाइल के अंदर आपको क्या कर लेना आता है, टेस्ट का टाइम, टेस्ट की डेट, टेस्ट का साइट, सब कुछ आपको क्या कर लेना है,
नोट कर लेना है। फिर उसके बाद ही आपको जितने टाइम के बाद में आपको क्या करना है, उसका सैंपल लेना है, या फिर उसके बाद में आपको जो देखना है तो उसके बाद में हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, एडवाइस पेशेंट नोट टू स्ट्रेच। उसे क्या नहीं करना भी, उसे बोलना है कि आप क्या ना करो भी, स्क्रैचिंग वगैरह मत कर देना, हाथ पे क्या मत कर देना भी, स्क्रैच मत कर देना, स्क्रैच नहीं स्क्रैच। क्यों, मान लो उसने क्या कर दिया, कोई ना कोई हाथ पे क्या कर दिया, उसने स्क्रैच कर दिया, और आपने क्या बना रखा था, लाइन लगा रही थी, तो उसका क्या लगा, मन लगा, उसको क्या कर लेता है, वो स्क्रैच कर लेता है, उसने क्या कर लिया, हटा दिया। ठीक है, साइट एडवाइस पेशेंट नोट टू स्क्रैच द टेस्ट साइट, टेस्ट साइट। पेशेंट को बोलना है कि आपको क्या नहीं करना भी, जो टेस्ट साइट है उसको स्क्रैच वगैरह नहीं करने। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा कुछ उसने कर लिया तो क्या कोज हो सकता है भी, वहां पे जो टेस्ट साइट थी वो क्या नहीं रहेगी भी, रहेगी नहीं, हमें पता नहीं चलेगा कि मार्क कहाँ पे लगाया है और टेस्ट कौन सा करना है। अब पता है आपको माउंट टेस्ट टेक्स्ट में तो क्या चेक करते हैं, रेडनेस चेक करते हैं, और पेशेंट ने क्या कर लिया, स्क्रैच कर करके पूरे के पूरे हैंड को क्या कर लिया, रेड कर लिया। तो आप कैसे उसका पता लगाओगे कि हाँ इसको क्या हो रहा है, कौन कितना हमें देखने को मिल रहा है। तो उसको एडवाइस करनी है। नेक्स्ट लिखो, एडवाइस अवॉइड टू वॉशिंग, एडवाइस अवॉइड टू वॉशिंग दी, एडवाइस अवॉइड टू वॉशिंग दी टेस्ट साइट। क्यों भाई, जहां पे मार्क किया वो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, मार्क किया वो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, इसलिए उसको बोलना है कि आपको क्या नहीं करना, वॉशिंग वगैरह नहीं करनी। ठीक है, नॉर्मली चेक कब करते हैं, चेक आफ्टर 42 आवर्स आफ्टर एंटीजन एडमिनिस्ट्रेशन, आफ्टर एंटीजन नॉर्मली कब तक कर लगते हैं अभी, 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाता है, जो जितने भी टेस्ट है उनको टेस्ट कर लिया जाता है। वो अलग है कि 48 टू 72 आवर्स, लेकिन वो क्या आएंगे, इसके अंदर अंदर में आ जाएंगे, 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर में वो वाले टेस्ट आ जाते हैं। पर्टिकुलर माउंटेन टेस्ट की बात नहीं कर रहे भाई, सभी जो स्किन टेस्ट है ना, सभी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करें, जितने सारे जो टेस्ट आ रहे हैं उनके बारे में बात करें। नेक्स्ट लिखो भी, असेस टेस्ट साइट है। देखो भी इसके अंदर क्या किया जाता है, देखो एक तो हम क्या करते हैं, कोई भी डाई इंजेक्ट करनी है, मान लो कोई हमें क्या करना है, चेस्ट एक्सरे लेना है, उससे पहले हम लोग क्या करें, कोई डाई इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद में हम लोगों को क्या करना होता है, 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर उसको टेस्ट करना होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए तो आपको कौन सा राइट करना होता है, 72 घंटा, कौन सा करना होता है राइट, हमेशा 72 आवर्स। क्यों, क्यों, अब माउंटेन टेस्ट करना है वहां पे कितने, 48 टू 72 आवर्स। अगर मान लो कोई और इंट्राडर्मल कोई टेस्ट करे, मान लो कोई भी डाई इंजेक्ट करनी है ना, तो उससे पहले क्या किया जाता है, स्किन टेस्ट जरूर किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है, स्किन टेस्ट जरूर किया जाता है, इसके प्रति इसको एलर्जी है या नहीं। अगर उसको एलर्जी है तो क्या नहीं करते भी, वो वाले डाई पेशेंट के अंदर इंजेक्ट नहीं की जाती। तो अगर बात करें एन एवरेज की बात करें तो कितने भी 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर जितनी भी डाई इंजेक्ट की है, जितना भी हम लोगों ने सेंसिटिविटी टेस्ट किया है, वो सारी की सारी क्या कर लिए जाते हैं, सैंपल ले लिए जाते हैं। तो ये अपने कौन से अभी स्किन टेस्ट, ये अपना कौन सा हो गया, स्किन टेस्ट। अब लिखो भी पल्स ऑक्सीमीट्री, पल्स ऑक्सीमीट्री सबको पता है, ये क्या क्या करती है, ये पल्स ऑक्सीमीट्री चेक किसको करती है, ऑक्सीजन, किसकी, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, हमारे ब्लड के पास में कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, किसको, ऑक्सीजन को ट्रेवल करा देंगे। अब आपको पता है एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो कितने ऑटो को, 4 ऑटो को क्या कर सकता है, कैरी करता है। अभी 4 ऑटो के मॉलिक्यूल को क्या करता है, कैरी करता है। तो आपको पता है कितनी सेल होती है ब्लड के अंदर, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी कौन सी है, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी कौन सी है, प्लेटलेट्स। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ऑटो को कैरी करता है, इस ऑटो को क्या करता है, कैरी करता है। अब हम बात करते हैं कि क्या देखते हैं पल्स ऑक्सीमीट्री के अंदर, पल्स ऑक्सीमीट्री के अंदर क्या देता है, ऑटो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ऑटो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। मान लो ब्लड तो क्या है फुल है एकदम, मान लो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हीमोग्लोबिन वगैरह क्या है 12 से 14 है, क्या भी 12 से 14 है। लेकिन इसके कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है अभी, ये जो ब्लड है इसकी ऑटो की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या है, कम है, ऑटो की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या है अभी, कम है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, पल्स ऑक्सीमीट्री।
कौन सी चेक करेंगे भी? पल्स ऑक्सीमेट्री। आपने देखा होगा सभी ने पल्स ऑक्सीमेट्री, तो वो वाली क्या आती है भी? इमेज आती है उसकी। कई बार क्या आती है? पल्स ऑक्सीमेट्री की इमेज आती है। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या चेक करते हैं? एचबी चेक करते हैं, O2 चेक करते हैं, O2 कैरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं। तो क्या चेक करते हैं? O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। किसके द्वारा? किसके द्वारा? पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा। किसके द्वारा भी? पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा। अगर मान लो मोर देन 95% आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल है। क्या है भी? नॉर्मल है। अगर इसे क्या आ रहा है? कम आ रहा है। इसे क्या आ रहा है? तो कम आ रहा है, तो वो क्या हो सकती है भी? डिस्ट्रेस वाली कंडीशन हो सकती है। वो कौन सी कंडीशन हो सकती है? डिस्ट्रेस वाली कंडीशन हो सकती है। अब आपको पता है कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नोज पे, फिंगर्स पे, टॉयज पे, फोरहेड पे। तो इन सभी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं अभी? किसको भी? हाँ जी, यहाँ पे हम लोग, हाँ यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वाले सिर्फ फिंगर पे ही करते हैं, बाकी तो अगर मान लो किसी के हाथ पैर हो ही ना तो कहाँ पे करोगे? किसी का आप लोगों ने देखा होगा ना, हाथ पैर है ही नहीं। हाँ हाँ, प्रो भी आती है। तो उसके दूसरा अगर देखो यहाँ पे क्या करते हैं? नोज की टिप से भी कर सकते हैं, और कहाँ पे कर सकते हैं? फोरहेड पे भी कर सकते हैं। फोरहेड पे यहाँ से कर सकते हैं उसको। और बाकी उसको जो सेंसिटिव, मान लो एक तो हम इस तरीके से करते हैं, दूसरी कौन सी आती है? सेंसिटिव वाली आती है। उसको अगर इस तरीके से अप्लाई करेंगे ना तो भी वो क्या हो जाती है? सेंसर प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, तो वो क्या दिखा देती है हमें? पल्स दिखा देती है। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, नोज वाली करते हैं। बाकी नॉर्मली अगर देखें तो किस पे करते हैं? फिंगर्स पे या फिर टॉयज पे हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो कौन से वाले? पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री। इमेज देखनी है या पता है? दिखा दो इमेज। क्या हो गया? वो बच्चों के जैसे है ना, कुछ भी आए नहीं तो क्या कर देते हैं? बैक कर देते हैं। कंप्यूटर में जब छोटे होते थे, स्टार्टिंग में जाते थे, तो क्या कुछ भी ना आए तो क्या कर दो? बैक कर दो अपने। हाँ हाँ, 600 से 800 मिलियन था। ऑप्शन में थे क्या 600 से 800 मिलियन? मिलियन थे क्या आगे? और क्या लिखाया था सर ने? 500 मानना है। हाँ, मैंने लिखवाया तो 600 से 800 ही था भाई। देखते हैं। कौन से वाला? कितने कितने नंबर आए सच में? हाँ बताओ। हाँ, कितने में से? 26 40 में से। देखो भी ऑलराउंडर तो बनना पड़ेगा ना, अब क्या बताएं। ये देखो भाई, हाँ इलेक्ट्रोड्स की तरह, यही तो बता रही थी ना मैं, प्रोब की तरह लगा सकते हैं इसको। ये देखो, ये क्या है? इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? अभी फोरहेड पे भी अप्लाई कर सकते हो। किसको? पल्स ऑक्सीमेट्री को। किसको? पल्स ऑक्सीमेट्री। हाँ, वो तो अलग है। जैसे टेम्परेचर भी तो चेक करते ही हैं हम लोग उसके अंदर, वो लगा के, वो वाली चीजें ही होगी। बाकी आप लोग पल्स ऑक्सीमेट्री देखना है तो अपने वाला पल्स ऑक्सीमेट्री देखो भी। एम्स की तैयारी कौन कौन कर रहा है? कौन कौन को ये है कि हाँ मेरे को एम्स में जाना है? हाँ जी, हंसने वाली बात नहीं। किसी को सपना तो होता ही है कि मैं दिल्ली एम्स में जाऊं, झज्जर ब्रांच में जाऊं। देखते नहीं हो वो वाला सपना तो होता है किसी का। ये वाली इमेज आई थी भी उसके अंदर। यही देख लो आपने, पल्स ऑक्सीमेट्री देख लिया ना। ये कौन सा अभी अपना? फोरहेड वाला। ये कौन सा अभी अपना? फोरहेड पल्स ऑक्सीमेट्री।
4 एड पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। अब हेडिंग डालो पल्स ऑक्सीमेट्री, अब हेडिंग डालो भाई अपनी कौन सी भी पल्स ऑक्सीमेट्री, तो ये अपनी कौन सी अभी 4 हेड पल्स ऑक्सीमेट्री, ये अपनी कौन सी अभी 4 हेड पल्स ऑक्सीमेट्री। और वो वाला जो ऑक्सीमेट्री था ना, बच्चे किससे डरते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एम्स के अंदर, क्या आते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको यूं लगता है पता नहीं कौन सी इमेज उठा उठा के देते हैं, और वहां पे कौन सी देते हैं, पिछली बार एम्बोबैग दे दिया था, ठीक है, जो नॉर्मली आप लोग हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हो ना, वो वाली चीजें वहां पे देता है। तो ये वाला कई बार क्वेश्चन आया पल्स ऑक्सीमेट्री वाला, ठीक है। अब हेडिंग डालो पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री। ये एक प्रकार का क्या है भाई, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। किसी एक तो कौन सा होता है इन्वेजिव, एक कौन सा था नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव में क्या डिफरेंस है अभी, बॉडी के अंदर इंसर्ट करें। इन्वेजन का क्या मतलब है, बॉडी के अंदर किसी चीज को क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है, वो कौन सा होगा इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव किसे बोलोगे, जो हम क्या करें बॉडी से बाहर, बॉडी से बाहर कोई भी चीज हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करें, जैसे ट्रैकियोस्टोमी हो गया, एंडोट्रैकियल हो गया, वो सारी कौन सी अपनी इन्वेजिव। बच्चे किसे सोचते हैं, एनेस्थीसिया या नॉन एनेस्थीसिया से, बच्चे किसके बारे में सोचते हैं, एनेस्थीसिया या नॉन एनेस्थीसिया के बारे में सोचते हैं कि हाँ जो एनेस्थीसिया लगा के कोई चीज कर रहे हैं वो कौन सी होगी अपनी इन्वेजिव, और जो कौन सी होगी बिना एनेस्थीसिया कर रहे हैं वो अपनी कौन सी होगी नॉन इन्वेजिव। ऐसा नहीं, इन्वेजिव का मतलब क्या, इंसर्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, क्या करें इंसर्ट करें, तो वो अपना कौन सा इन्वेजिव, और बॉडी से क्या करें सुपरफिशियली करें तो वो अपना कौन सा है नॉन इन्वेजिव, वो अपना कौन सा भी नॉन इन्वेजिव, ठीक है। और टू फाइंड आउट O2 saturation of body, O2 saturation of body। O2 saturation का क्या मतलब है, O2 कैरिंग कैपेसिटी, O2 O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड से क्या कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं अभी, पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक किया जाता है, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री यूज इंफ्रारेड रेज, इंफ्रा जो रेज है उसके द्वारा क्या करते हैं, सेंसर लगे होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कौन से में अभी क्या क्या चला रहे थे, 4 हेड पे क्या माप रहे थे भी, अपना टेम्परेचर देख रहे थे। बस स्टैंड पे चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, सबसे पहले आगे की तरफ बंदूक लेके खड़े रहते थे, वो भी उसके अंदर भी क्या थी इंफ्रारेज थी। तो वो क्या कर रहे थे, अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर माप रहे थे, और इसके अंदर भी क्या है इंफ्रारेज है, जो हमें क्या करते हैं अपने जो क्या माप सकते हैं भी, O2 कैरिंग कैपेसिटी माप सकते हैं किसकी, बॉडी की। तो इसके अंदर कौन सी रेज का यूज करते हैं, इंफ्रारेज का। कौन सी रेज का, इंफ्रारेज का। किस किस को ये आती नहीं थी लगानी, पहली बार गई थी तो फर्स्ट ईयर में तो यही काम होता था हॉस्पिटल के अंदर, क्या चेक कर लो, बीपी चेक कर लो, पल्स चेक कर लो, हाँ वाइटल्स लो, हाँ बीपी उठाओ। मेरे को तो बीपी चेक करना भी नहीं आता था, और हाँ और आज भी शायद आता ही नहीं होगा। तो ये अपना कौन सा, अभी कुछ चीजें ऐसी है जो इंफ्रारेज, इंफ्रारेज ये रेज होती है, हाँ इंफ्रारेज, इंफ्रा INFRAD इंफ्रारेज, ठीक है। यूवी रेज होती है ना, वैसे इंफ्रारेज होती है। वो मेरे जैसे होंगे कुछ अलग ही, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अभी कौन से वाला, मेजरिंग अमाउंट ऑफ मेजरिंग। एक कोविड का पेशेंट था, जैसे हम लोग ड्यूटी करते थे उस टाइम में फाइनल के साथ में ड्यूटी लग गई थी, तो कोविड था उस टाइम में, बोला कि फाइनल वाले बच्चे भी क्या करेंगे ड्यूटी करेंगे। तो मेरा एक ही काम होता था, मेरे को क्या करनी होती, शुगर चेक करनी होती। तो और वो बूढ़ी औरत थी बिल्कुल पतली सी, उसमें यूं लग रहा था जैसे मैं शुगर चेक करूंगी तो जितना ब्लड होगा वो सारा निकल जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो बोलती थी तू आती है सिर्फ सुई लगाने के लिए आती, क्योंकि वो थोड़ा सा तो उसमें पेन होता ही है। तो मैं क्या करती थी, जितनी उसकी शुगर पहले वाली होती थी तो वही इसमें मेंशन कर देती, वो करवाती नहीं थी मेरे से चेक, यूँ बोलती थी तू मत मेरा खून क्यों निकाल रहे, वही लिख देना वही लिख दे। एक दिन उसको कॉम्प्लिकेशन हो गए, उसकी शुगर कम हो गई बिल्कुल एकदम ही, डॉक्टर ने देखा उसके अंदर तो नॉर्मल थी। तो बाद में ऐसी चीजें दिक्कतें कर जाती है। अभी आपको जो काम बोला है ना वो चीजें आपको करनी चाहिए, पेशेंट कितना ही मना कर रहा हूँ, जो डॉक्टर ने बोला है वो कर लेना चाहिए। आप वाइटल करते हो, सुबह एक बार वाइटल करते हो और पूरे दिन वही वाइटल लिखते चलते रहते आप किए हैं, वो आपकी मजबूरी होगी। हाँ
वो अलग बात होगी कि आप लोगों ने किए हैं, बाकी करता नहीं है कोई भी। सुबह जाते हैं सिर्फ एक बार करते हैं, सुबह जाते हैं एक बार करते हैं, शाम को आते हैं तो सिर्फ सामने वाले को बोल के आ जाते हैं। हाँ, और वही लिखते जाते हैं, वही लिख के जाते हैं, सबको पता है, ठीक है। मेजरिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड HB। कुछ बच्चे जैसे कि मान लो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हॉस्पिटल का काम इतना सफाई से आता है उनको, और पढ़ाई का कुछ बोल देना उनको पढ़ाई नहीं होगी जी। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हॉस्पिटल का उनको कुछ भी बोल दो तो उनको यूँ लगता है कि यार हॉस्पिटल का तो कुछ होगा ही नहीं, और पढ़ाई चाहे कितनी ही करा लो। ये वाली चीज़ें अलग अलग होती है। अभी सभी के पास में देखो स्किल है, सबके पास में स्किल है, कोई हॉस्पिटल अच्छा कर लेता है, कोई पढ़ाई अच्छा कर लेता है, दोनों की दोनों अलग बातें हैं। मेरे जैसे को कोई बोल दे BP चेक करना नहीं आता तो कैसे काम चलेगा अभी हॉस्पिटल के अंदर, तो ये वाला काम ठीक है। फिर HB सीखने को तो क्या है, कितने दिनों में सीख सकते हैं, 1-1.5 महीने के अंदर काम आसानी से सीख सकते हैं ना। स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। हमारे एक सर थे, मेरी तरह ही थे, बिल्कुल पढ़ाने में इतने अच्छे थे कि कुछ कह नहीं सकते उनका, और हॉस्पिटल में उनको बिल्कुल कैनुला लगाना भी नहीं आता था। आज वो 2-3 साल हो गए एम्स में काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ 1 महीने दिक्कत आई थी और आज वो इतने परफेक्ट हैं। OT के काम में वो इतने ज़्यादा परफेक्ट हैं, उनको सब पता होता है। तो काम सीखने में इतना ज़्यादा, अगर किसी को काम नहीं आता ना तो वो क्या सोचता है, एम्स में क्या तो लगना, इतना काम कैसे होगा, मेरे से तो कर ही नहीं पाएंगे। तो भाई काम तो 1 महीने में सीख जाते हैं सारा का सारा, और इतने ज़्यादा परफेक्ट भी हो जाते हैं काम सीखने में। हाँ, और वैसे भी आई थिंक ना अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं 6-7 महीने तक, तो एम्स वगैरह के अंदर जाओगे ना तो अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे वहाँ पे। तो सिचुएशन इज किस किस को काम आता है हॉस्पिटल का? सुस्मिता ठंडी होगी चाय, मैंने पी नहीं है। तेरे को आता है सारा? फिर ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज इंडिकेटर ऑफ परसेंटेज ऑफ। इंजेक्शन लगाते हो? अच्छा, सैचुरेटेड विद ऑटो। और लगवा भी लिए तूने तो, मेरी बहन तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ ना एकदम, तो भी ना लगवाए। उसका हेडेक होता है तो मैं बोल देती हूँ ना एंटी एनाल्जेसिक ले ले, वो भी नहीं लेती हूँ। तू रहने देकर। ऑक्सीजन सैचुरेटेड इंडिकेटर ऑफ परसेंटेज ऑफ O2 सैचुरेटेड विद HB सैचुरेटेड विद O2। मान लो HB के साथ में कितना % ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, वो कौन दर्शाता है? अपना O2 सैचुरेशन। O2 सैचुरेशन का क्या मतलब है? ये मान लो हमारा कैरिंग कौन करता है, इसके अंदर क्या है? HB है, हमारे ब्लड के अंदर क्या है अभी? HB है। ये HB क्या करेगा? O2 कैरी करता है। क्या करता है अभी? O2 कैरी करता है। अब ये O2 सैचुरेशन, एक आता है वर्ड O2 सैचुरेशन। O2 सैचुरेशन का क्या मतलब है? ये इस HB के पास में कितनी % क्या है, कितनी % क्या इसके पास में O2 है। एक HB के साथ में कितनी % क्या कर रहा है, ये O2 कैरी कर रहा है, तो वो अपनी कौन सी दर्शाता है? O2 सैचुरेशन। वो अपनी कौन बताता है? O2 सैचुरेशन। O2 सैचुरेशन का मतलब क्या है कि HB के पास में कितना % O2 है, HB के पास में कितना % O2 है, वो कौन दर्शाता है? अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब आपको पता है एक अणु कितने, एक मॉलिक्यूल कितनी कैरी करता है? 4 O2, 4 O2। तो ये बात दर्शाता है कि ये कितना % O2 कैरी कर सकता है। ये जो एक हीमोग्लोबिन है ये कितनी % O2 कैरी कर सकता है, वो अपनी कौन सी दर्शाता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर सारा का सारा जिम्मा किसका है? इस HB का। ब्लड के अंदर सारा का सारा जिम्मा किसके पास में है? HB के पास में। अभी जो HB जितनी O2 कैरी करेगा वही क्या जाएगी? O2 आगे ऑर्गन तक पहुंचेगी। तो ये HB कितनी % ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। ये HB कितनी % ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। तो ये अपनी कौन सी दर्शाता है? अभी ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये क्या है? अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन। सारा जिम्मा किसके पास में है? इसे
HB के पास में, सारा जीमा किसके पास में है इसे, HB के पास में, कि हाँ ये HB क्या कर सकता है, कितनी परसेंट O2 कैरी कर सकता है, ये HB कितनी परसेंट O2 कैरी कर सकता है, ये अपना क्या कहलाता है अभी, ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये अपना कौन सा कहलाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन। अब देखो हीमोग्लोबिन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमारे ब्लड के अंदर, ये ब्लड है, इसके अंदर क्या घूम रहा है, हीमोग्लोबिन घूम रहा है, क्या घूम रहा है अभी, हीमोग्लोबिन घूम रहा है। अब इस हीमोग्लोबिन के पास में क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए, इसके पास में क्या होगा, O2 होगा। तो ये क्या मापते हैं हम लोग, ये जो कौन सा, ये क्या लिखा है, मेजरिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके पास में क्या हो भाई, O2 हो, जिसके पास में क्या हो, O2 हो। इस हीमोग्लोबिन को जो मापने वाला उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। समझ में आ रहा है, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। ये कितना परसेंट HB को क्या करा है, कैरी करा है, तो ये अपनी कौन सी कहलाई, O2 सैचुरेशन। और जो ऑक्सीजनेटेड HB है, ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर क्या घूम रहे हैं, HB घूम रहे हैं, इसके अंदर क्या घूम रहे हैं, HB घूम रहे हैं। इस HB के अंदर कितना ऑक्सीजनेटेड HB है, कितने ऑक्सीजनेटेड HB का क्या मतलब है, जिसके पास में क्या हो, ऑक्सीजन हो, जिसके पास में क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो वो अपना कौन सा कहलाता है अभी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। वो अपना कौन सा कहलाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो आपको पूछा जाएगा कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, दो चीजें अलग अलग होगी, पल्स ऑक्सीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो उसके अंदर आंसर कौन सा आएगा अपना, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। वहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो क्या होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन किसको मेजर करता है, बस एक ही बात होगी, किसको मेजर करता है, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। और पल्स ऑक्सीमेट्री किसको मेजर करता है, O2 कैरिंग कैपेसिटी या फिर O2 सैचुरेशन, O2 कैरिंग कैपेसिटी या फिर O2 सैचुरेशन। O2 सैचुरेशन क्या है, वेरी गुड, HB के साथ में क्या है, कितनी परसेंट O2 है, तो वो अपना कौन सा है, O2 सैचुरेशन। वो अपना कौन सा है, O2 सैचुरेशन। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किसको बोलोगे, कितना कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी कितना ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, कितनी ऑक्सीजनेटेड क्या है, हीमोग्लोबिन है। ब्लड का निर्धारण कौन करता है, अपनी हीमोग्लोबिन करती है। तो हीमोग्लोबिन के पास में कितनी ऑक्सीजन है वो कौन बताता है, अपना स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। वो अपना कौन सा बताता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। O2 सैचुरेशन किसको बोलोगे, कितने परसेंट क्या है, HB के पास में ऑक्सीजन है, कितने परसेंट HB के पास में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो अपना कौन सा बताता है, O2 सैचुरेशन। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या मापता है, O2 सैचुरेशन। या फिर ब्लड O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड क्या मापता है, अपना पल्स ऑक्सीमेट्री। अब बताओ तीनों की तीनों, अब बताओ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री किसको बोलोगे, वेरी गुड, ऑक्सीजनेटेड HB कितना है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड HB कितना है, तो वो अपना कौन बताता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। कौन सा बताता है, अपना स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और पल्स ऑक्सीमेट्री क्या बताता है, कौन सा भी अपना पल्स ऑक्सीमेट्री क्या बताता है, O2 कैरिंग कैपेसिटी। मतलब क्या, O2 कैरिंग कैपेसिटी। हम लोग से क्या सोचते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री है तो सिर्फ क्या बताएगा, पल्स बताएगा, क्या बताएगा, पल्स बताएगा। लेकिन ये क्या बताता है, O2 कैरिंग कैपेसिटी हमें बताता है, कौन सा अपना पल्स ऑक्सीमेट्री। O2 सैचुरेशन किसको बोलोगे, वेरी गुड, HB के पास में कितनी परसेंट O2 है, ये अपना कौन बताता है, O2 सैचुरेशन। ये अपना कौन सा बताता है अभी, O2 सैचुरेशन। कहां तक लिख लिया था, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। नेक्स्ट एरो लगाओ, उसके अंदर लिखो भी हमें कब कब हम लोग क्या कर सकते हैं, यू माइट मेजर पल्स ऑक्सीमेट्री व्हेन यू हैव, मतलब इंडिकेशन क्या क्या है इसके, कौन कौन सी कंडीशन में, माइट MIGHT भी कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री को मापते हैं। तो कौन से के अंदर, हार्ट अटैक या फिर MI के अंदर। पहली कौन सी कंडीशन है, हार्ट अटैक या फिर MI। दूसरी कौन सी है, हार्ट फेलियर, ठीक है। तीसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है, COPD। चौथी कौन सी हो सकती है, लंग कैंसर।
और वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी भी, कोविड-19। कोविड-19 में माप रही थी ना, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19। अस्थमा, न्यूमोनिया, अस्थमा, न्यूमोनिया और स्लीप एपीनिया। किसी को होता है ना स्लीप एपीनिया, मतलब एपीनिया मतलब हाँ एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग। यूपीनिया मतलब यूपीनिया, वेरी गुड, नॉर्मल। ई यूज यहाँ पे भी लिखा हो ना, यूटोसिया लिखा हो, यूपीनिया लिखा हो, हाँ कोई बात नहीं, आगे पीछे करके लिख लो। तो ये सारी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अभी पल्स ऑक्सीमीट्री मापनी पड़ेगी। अब हेडिंग लगाओ, नॉर्मल एसपीओ2 कितनी होती है। नॉर्मल एसपीओ2, नॉर्मल एसपीओ2 अब हेडिंग डालो नॉर्मल एसपीओ2। नॉर्मल एसपीओ2, इन्फेंट, चिल्ड्रन और अडल्ट, इन तीनों के अंदर ये क्या है, नॉर्मल है। मोर देन 91%, किसके अंदर, नियोनेट। इन्फेंट किसको बोलते हैं, 1 साल। नियोनेट किसको बोलते हैं, 28 दिन। पीडिया तो टिप्स पे है आप लोगों के। नेक्स्ट लिखो मोर देन 60%, पढ़ते हो। साइनोटिक हार्ट डिजीज, अगर बच्चे को क्या है, साइनोटिक है, साइनोटिक पढ़ी हुई है ना। साइनोटिक के अंदर कौन कौन सी आती है, एसाइनोटिक के अंदर कौन कौन सी आती है, ओफेलेट, ये सारे के सारे थे ना। अगर किसी को क्या है, साइनोटिक हार्ट डिजीज है, तो उसको क्या होगा, मोर देन 60% होगी, ठीक है। 90 मोर देन 91% किसके अंदर भी, नियोनेट के अंदर, और मोर देन 95% या फिर इसी क्या बोल सकते हैं 96 to 100% किसके अंदर आएगी भी, इन्फेंट, चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर। किसके अंदर भी, इन्फेंट, चिल्ड्रन और अडल्ट के अंदर, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो गया अभी, ये अपनी कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, नॉर्मल एसपीओ2 वाली। ये अपनी कौन सी अभी, नॉर्मल एसपीओ2 वाली। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इतना लिख लो। बाकी आगे जो पल्स ऑक्सीमेट्री बच गया ना, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।